Audio Jungle. एसबी न्यूज़ चैनल में तमाम दर्शकों का अभिनंदन। आज हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रमुख महासचिव श्याम वर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान पत्रिका के सुरेंद्र गौड़ जी। उनका हम यहाँ स्वागत करते हैं। साथ ही हम उन फुर्सत के क्षणों में उनसे चुनाव में क्या रहा और क्या होगा आगे फ्यूचर और इन तमाम बातों से एक श्याम जी और गौड़ साहब की हम मन की बात साझा करने जा रहे हैं। तो श्याम जी, आपका स्टूडियो में पहुंचने के लिए धन्यवाद। और श्याम जी, राजस्थान विधानसभा के इस चुनाव में 2018 के चुनाव में आपकी पार्टी द्वारा 15 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया था। तो इन चुनावों में आपके नज़रिए से क्या रहा और क्या पार्टी का आगे फ्यूचर है, भविष्य है और किस प्रकार से आप अपना अनुभव रखते हैं? आइए दर्शकों को इससे रूबरू कराएं। धन्यवाद राजकुमार शर्मा। आप एक जागरूक पत्रकार होने के नाते जिस प्रकार क्षेत्र में आपने अपनी एक पहचान बनाई है, तो रियली मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत कम समय में आपने अपनी पहचान बनाई। आपका सवाल रहा कि राजस्थान विधानसभा 2018 में जनता दल यूनाइटेड की क्या भूमिका रही और क्या उद्देश्य रहे। एक्चुअल में भारत की राजनीति में कांग्रेस हो भले ही बीजेपी हो, ये अपने संवैधानिक जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन नहीं कर रहे। भारत की आजादी के बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान कहता है कि भारत के विकास के अंतिम छोर पर बैठे उस भारतीय का जो रोटी और कपड़ा और मकान को लेकर के जो चिंतित है, उसके बारे में भी सोचना, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत होता है। परंतु आजादी के 72 साल बीत गए। जो भारत गणराज्य में मूल पिछड़ा वर्ग, जो एक 52% सबसे बड़ा हिंदुस्तान का वर्ग है, उसके हक और अधिकारों की अनदेखी की गई। 1952 में काका कलेलकर रिपोर्ट आई, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़ा वर्ग को अधिकार देने की सिफारिश थी, जिसको 1978 में यह कहकर के दोबारा मंडल आयोग बनाया गया कि भी काका कलेलकर की रिपोर्ट पुरानी हो गई। और मंडल को भी जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा निकाल करके इस बहाने से उसको सरकार को गिरा दिया और एक बार पुनः मूल पिछड़ा वर्ग को जो हक और अधिकार मिले थे उनको छीन लिया गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह लागू हुआ। परंतु 19 अक्टूबर 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन हक और अधिकारों में गैर संवैधानिक तरीके से जाट और बिश्नोई जैसी सक्षम जातियों को शामिल किया। अब राजकुमार जी, ये देश है, ये संविधान से ही चलेगा ना, गणतंत्र से तो नहीं चलेगा। तो जब नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग ये कह रहा है कि जाट और बिश्नोई ये मूल जो पिछड़ा वर्ग में आने के लायक नहीं है, संवैधानिक रूप से लायक नहीं है, उसके बावजूद इनको शामिल करना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा ये हमारे हक और अधिकारों पे कुठाराघात है। तो हम इस बात को लेकर के कि हम अपनी बात को अपने लोगों तक मैक्सिमम किस तरीके से पहुंचाएं, हमने जनता दल यूनाइटेड के बैनर के नीचे 15 प्रत्याशियों को राजस्थान में खड़ा किया। और जनता दल यूनाइटेड को के बैनर के लिए इसलिए क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने जो लड़ाई हम यहां आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर लड़ रहे हैं, ये उन्होंने 2005 में वहां हमारी इस लड़ाई को वहां लागू कर दिया कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के नाम से। इसलिए ये जो मूल पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों की जो बात है, इसको किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएं, ये मैसेज को लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरे थे। और ये आपको जानकर के बड़ी हर्ष होगा
कि हमारे लोगों को जो हमारे हक और अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी नहीं। और इस चुनाव के माध्यम से हम जितने हमारे संसाधन थे उन संसाधनों का उपयोग करके हम हमारे लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने ये बताया कि आपके ये हक और अधिकार है और लोगों ने इसके ऊपर अपना जनमत संग्रह दिया। राम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे और भविष्य में आप आगामी चुनावों के लिए क्या तैयारी करेंगे? सुरेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने हमें एक भी सीट नहीं मिली। एक्चुअल में हम चुनाव मैदान में उतरे ही इस आशा को लेकर के थे कि हम अपने मैसेज को डिलीवर कर पाए, क्योंकि जिस मूल पिछड़ा वर्ग को जो दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मूल पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों पे कुठाराघात किया और ये मूल पिछड़ा वर्ग उन्हें आज तक वोट देता आया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारी दुश्मन पार्टियां हैं राजनीतिक तौर पर, और उन्हीं को वोट देता है। तो हम उनको ये बात बताने में कामयाब हो गए कि आपके हक और अधिकारों को कुठाराघात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। तो इस मुद्दे को लेकर के कि हम अपने लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं कि कौन सी राजनीतिक दल आपका दुश्मन है और कौन सा राजनीतिक दल आपका मित्र है, इस बात को बताने के लिए हम चुनावी मैदान में उतरे और वो उसमें हम सफल हुए और 100% सफल हुए। राम जी, मूल पिछड़ा वर्ग के लिए आपके पास काफ़ी चुनाव में आपने मूल पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कोशिश की। अन्य वर्गों के लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? क्या केवल मूल पिछड़ा वर्ग के को साथ लेकर ही चुनाव लड़ना चाहती है? नहीं, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, पहला दर्द तो हमारा मूल पिछड़ा वर्ग है। और देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल बहुत बड़ा मायने रखती है और हिंदुस्तान की राजनीति में मूल पिछड़ा वर्ग संख्या बल के आधार पर एक बहुत बड़ा संख्या के आधार पर 52% माना जाता है। दूसरा सवाल आपका ठीक है कि मूल पिछड़ा वर्ग के आधार हमारा वोट बैंक तैयार हो, हमारा जो संख्या बल है वो एकजुट हो, तो हम जो दूसरी बिरादरियां हैं, सामान्य वर्ग की जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा विजन है और वो विजन हमारे पास बिहार से आया है। अब हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की है। आपका बच्चा 12वीं के पास, आप एक मीडियम क्लास के लोग हैं, आप एक गरीब परिवार के लोग हैं और आप चाहते हो कि आपका बच्चा दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद या बड़े शहर में 12वीं के बाद पढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि आपके आर्थिक संसाधन इतने मजबूत हैं कि आप उनको वहां पढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि उस स्टूडेंट को जो 12वीं पास कर ले उसके लिए 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से लोन पास करना है और वो 4 लाख में वो अपनी डिग्री अच्छे ढंग से बाहर जाकर के कर सकता है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम वो किसी भी जाति की महिलाएं हैं उसको 50% आरक्षण पंचायत राज में और नगर पालिकाओं में और सरकारी नौकरियों में और पुलिस विभाग के अंदर 35% की सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ये इस प्रकार के सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं जिसमें प्रत्येक जाति का भागीदारी सुनिश्चित हम करना चाहते हैं। परंतु ये सबसे पहले जो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग जिसको उसके हक और अधिकारों से वंचित किया गया है, उसको अगर उसके न्याय मिल जाए तो ये भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। श्याम जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सभी हम मूल पिछड़ा वर्ग को ही नहीं, अभी तो युवा के लिए, महिलाओं के लिए और सरकारी अधिकारियों के लिए, सरकारी कर्मियों के लिए भी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार या आगामी हम जैसे उसकी व्यवस्था करके और उसमें लागू भी करेंगे। तो श्याम जी, अब आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उनको लेकर भी पार्टी की कोई तैयारियां या कोई तैयार किया है तो राजकुमार जी बिल्कुल ठीक है। आज जो आम मतदाता में एक विचार घर कर गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी सक्षम पार्टियां जो परंपरागत पार्टियां हैं और जो धनबल भुजबल इस आधार पर चुनाव लड़ती हैं, तो ऐसे में आम आदमी का यह सोचना स्वाभाविक हो जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने आप अब किस विजन को लेकर के उतरेंगे। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो भारत का लोकतंत्र है ये इतना शानदार है
कि इसमें आप अपनी बात को आम मतदाता तक किस रूप में पहुंचाते हो, मायने ये रखती है। धनबल और भुजबल हमने राजस्थान विधानसभा में भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो धराशायी होते हैं। आपका विजन क्या है, आपका समाज के प्रति क्या किन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हो, आप समाज को क्या डिलीवर करना चाहते हो, आप किस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हो, आप किस प्रकार अपने परंपरागत जो राजनीतिक तथ्य हैं, जो राजनीतिक परंपराएं स्थापित है, उनको ध्वस्त कर एक नए विचार को स्थापित करना चाहते हो। ये बात आम मतदाता को अगर आप बेहतर ढंग से एक मैसेज के तौर पे डिलीवर कर दें तो फिर ये धनबल वाले भी रह जाएंगे। और हम इस मुद्दे को लेकर के कि हम भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य को स्वस्थ करना चाहते हैं, और भारत के लोकतंत्र का स्वास्थ्य तब ही स्वस्थ रह पाएगा जब अंतिम छोर पर बैठा आम आदमी की रोटी और कपड़े की भी आवश्यकताओं को हम पूरी करेंगे। तो हम मूल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वो लोग जो आरक्षण के अधिकार से वंचित रह गए, उनके घर में किस प्रकार खुशियां बरसे, इसकी व्यवस्था करने का मैसेज लेकर के हम लोकसभा में भी उतरेंगे। सामने एक सवाल और कि भाजपा और कांग्रेस, केंद्र में भाजपा और वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस स्थापित हो रही है, तो इन दोनों पार्टियों द्वारा लगभग प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। आप क्या बताने का कष्ट करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड ऐसा क्या लेके आएगी जो राजस्थान या भारत में बदलाव हो? और साहब बहुत प्रैक्टिकल आपका सवाल है, और धन्यवाद। मैं आप जैसे पत्रकारों को धन्यवाद भी दूंगा कि इस प्रकार के ही प्रश्न जब आप नेताओं से पूछेंगे या जो आपका जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे पूछेंगे तो आम लोगों को भी बात समझ में आएगी। आपने हिंदू मुसलमान के उन मुद्दों से अलग हट करके विकास की बात का सवाल पूछा, मैं आपको भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। और साहब, विकास उड़ती हुई चिड़िया का नाम नहीं है। विकास भारत के प्रत्येक नागरिक के हक अधिकार और उसके आर्थिक संसाधनों को किस प्रकार आप रेज कर रहे हैं और आम आदमी की क्रय शक्ति किस प्रकार की है, इन चीजों की व्यवस्था जब सरकारें करती हैं तो उसको बोलते हैं विकास। विकास सड़क, नालियां या इन चीजों को विकास नहीं कहते। ये तो जो भी सरकार आपकी चुनी जाती है उसका पुनीत कर्तव्य बनता है, ये उसकी ड्यूटीज में आती है, ये कोई एहसान नहीं है। विकास भारत के प्रत्येक नागरिक के आर्थिक संसाधनों में किस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है, उसके घर में उसकी रोटी और कपड़े की अनिवार्यता को किस रूप में आप पूरा कर रहे हो, विकास यहां से काउंट किया जाता है। और इस सामाजिक न्याय की अवधारणा हम राजस्थान और केंद्र में विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ करके लागू करना चाहते हैं। आप विकास करना चाहते हो, परंतु आपके समाज में सामाजिक बुराइयां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो दहेज प्रथा के नाम की बीमारी हो, चाहे फिर वो बाल विवाह की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, और या चाहे आर्थिक विषमताओं की हो। आज अडानी अंबानी के पास इतना रुपया के रखने के लिए स्थान नहीं और एक बीपीएल के पास खाने के लिए नहीं। इन आर्थिक विषमताओं को किस रूप में आप ठीक करें, किस प्रकार की योजना लेके आए ताकि आर्थिक विषमताओं के या जो प्रतिशत है ये कम पड़े। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास को जोड़ना चाहते हैं, और ये बात विकास न्याय के साथ ये बात अगर आम आदमी तक पहुंचती है तो फिर कांग्रेस और भाजपा के सारे मुद्दे हमारे मुद्दे के सामने गौण हो जाएंगे। अब हमारे संसाधनों की कमी और हम अपने मैसेज को आम आदमी तक कन्वे नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमजोरी जरूर हो सकती है, परंतु आम आदमी का हमारे मुद्दों को लेकर के जन समर्थन है और उसके प्रति उनका विश्वास है। तो इस विश्वास के सहारे हम लोकसभा में भी उतरेंगे। जनता दल यूनाइटेड से एक मेरा सवाल और है कि संपूर्ण भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। जनता दल इस बेरोजगारी से निपटने के लिए कैसे बंदोबस्त करने का प्रयास करें? हाँ, ये आज राजकुमार जी के सवाल जो हैं वो बड़े बिल्कुल सटीक और सही दिशा के सवाल हैं। ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड के पास ऐसा क्या विजन है कि भी वो बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की हम व्यवस्था कर रहे हैं बिहार में। अब वो बच्चे जो 10वीं करने के बाद आगे पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने जरा वो बच्चे जो है वो बेरोजगारी के आंकड़े को बढ़ाएंगे।
हमने उनके लिए ये व्यवस्था की है कि परिवहन वो करें उनको, जैसे कि ये जो टेम्पो आते हैं या जो माल को लदान करने वाले ये जो जिसको अपन घोड़ा कह लेते हैं, ये इस प्रकार के जो छोटे व्हीकल हैं जिनकी कॉस्ट 3 लाख से 4 लाख 5 लाख के बीच में बैठती है, हम जो बच्चा 10वीं पास किया हुआ जो बच्चा है उसको 3 लाख का मान लो टेम्पो आता है तो हम 1.5 लाख सरकार देगी और 1.5 लाख की व्यवस्था वो करेगी और उसके साथ हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और परिवहन का उसको रजिस्टर्ड करके उसको लाइसेंस देंगे ताकि शहर से जो गांव की 10-15 किलोमीटर की जो दूरी पर गांव बसे हैं उनमें वो परिवहन का काम कर सके। इससे उसके घर में कम से कम 1000 रुपया पर डे की इनकम आएगी। 1000 रुपये पर डे अगर इनकम आती है तो आप ये समझिए कि उसके घर का आर्थिक जो सिस्टम है वो ठीक होगा। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं इनकी ओर हमारा ध्यान है। अब वो बच्चे जो 12वीं के पास आगे नहीं पढ़ना चाहते तो उनके लिए भी हमने ये व्यवस्था की है कि उनको 2 साल तक कंप्यूटर शिक्षा और अंग्रेजी की कोचिंग ये 2 साल तक फ्री और 2 साल के पीरियड तक उनको सेल्फ हेल्प अकाउंट के नाम से 1000 रुपए पर मंथ उनके खाते में जमा करवाया जाएगा ताकि वो बच्चा कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कहीं और शिक्षा के लिए जा रहा है तो अपने माँ बाप के सामने हाथ ना फैलाए। इस प्रकार के ये जो प्रैक्टिकल काम है, ये छोटे छोटे जो काम हैं, इनको ला करके हम बेरोजगारी पे, क्योंकि एक्चुअल में बेरोजगार है कौन? गरीब या मध्यम वर्गीय। और गरीब और मध्यम वर्गीय की समस्या क्या है कि उसके घर में प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी करना। तो इस प्रकार के ये जो प्रैक्टिकल काम है ये हमारा विजन है। बेरोजगारों के को रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या पे श्याम जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आज हमारा युवा है वो भविष्य बदल सकता है। तो इनकी पार्टी ने जो मोमेंटो फेस्टो तैयार किया है उसके मुताबिक जिस युवा के अंदर जो कार्य शक्ति है यानी कि जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसमें जो खर्चा चल रहा है या लगता है उसका आधा खर्चा सरकार वहन करे। पूरा 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 4 लाख पूरा ही जो खर्चा है वो सरकार का देने का दायित्व बनता है। मैं राजकुमार जी इसमें आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने 10वीं क्लास के बच्चों का बताया कि भी उनको हम परिवहन का काम सौंपेंगे, हमने आपको 12वीं के पास करने वाले बच्चे का बताया। हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे 2 तरीके की, एक तो केंद्र की सर्विसेज है जिसको आप IAS IPS बोलते हैं और एक आपकी स्टेट की सर्विसेज है। तो हमने ये व्यवस्था दी है कि जो बच्चा स्टेट की कंपटीशन को फाइट करके प्री अगर उसको क्लियर कर जाता है, प्री टेस्ट क्लियर कर जाता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट 50,000 रुपए मेन एग्जाम क्लियर करने के लिए उसको अलाउंस देगी। वो रिफंडेबल नहीं है, वो उसी में। और अगर वो केंद्र की यानी कि IAS IPS का कंपटीशन का प्री एग्जाम क्लियर करता है तो उसे 1 लाख रुपया उस बच्चे को मेन एग्जाम क्लियर करने के लिए 1 लाख रुपया उसको देती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 100% फेल हुई क्योंकि बीमा शब्द यहां आया। दैट मीन्स कि कुछ एक ऐसी राशि किसानों से ली बीमा कंपनियां लेगी और बीमा कंपनियां प्राइवेट है। बीमा कंपनियां उनसे राशि तो लेगी परंतु मुआवजा देने के नाम पर बीमा कंपनियां पीछे हटती हैं। हमने इसका प्रैक्टिकल इलाज किया है, समाधान निकाला है। हमने बिहार में ये किया है कि बरसात के वक्त जब किसान को आवश्यकता है बीज की, डीजल की, जुताई की, तो हम उनको प्रति हेक्टर, हमारे यहाँ बीघा होता है, बिहार में हेक्टर होता है, प्रति हेक्टर 1000 रुपए किसान को बरसात के समय ही मुआवजा के तौर पे देने का काम किया है। यानी कि आपको जब बरसात होते ही वहां 1000 रुपया प्रति हेक्टर के हिसाब से सरकार पहले ही उसको मुआवजा देगी और ये रिफंडेबल ये भी नहीं है, ये सरकार वापस नहीं लेगी। तो इस प्रकार की योजनाएं जो सीधे सीधे तौर पर किसानों के, मजदूरों के, स्टूडेंट्स के काम में आए, तो इस प्रकार इसको हम समाज न्याय, विकास, सामाजिक न्याय के साथ जोड़ करके देखते हैं। एक और सवाल पूछना चाहूँगा श्याम जी मैं आपसे, जनता दल यूनाइटेड से, कि भारत में 2 बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस वर्तमान में जो कि संपूर्ण भारत में फैली हुई है, तो जनता दल यूनाइटेड का मुख्य विजन क्या है कि किन पार्टियों द्वारा ऐसा क्या कार्य नहीं किया जा रहा जो जनता दल यूनाइटेड अगर सत्ता में कहीं से राजस्थान या किसी स्टेट या केंद्र में आती है
ऐसा क्या विजन लेके आएगी कि दोनों पार्टियों से हटके होगा? ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि हम विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ करके और भारत के लोकतंत्र में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। जो मॉडल हमारा बिहार का है, बिहार का मॉडल विकास न्याय के साथ, यानी कि विकास होगा परंतु जो सामाजिक हमारी समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं को निराकरण करते हुए हम विकास को साथ लेकर के चलेंगे। तो ये जो चीज जो हम भारत के लोकतंत्र में लेके आ रहे हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस या अदर जो भी पार्टियां उनसे बिल्कुल अलग है। और समस्या क्या है कि हमारे मैसेज को हम डिलीवर्ड संसाधनों के अभाव में कर नहीं पा रहे, ये हमारी प्रॉब्लम है, जिसको हम बहुत जल्दी दूर करने का प्रयास करेंगे लोकसभा के इस चुनाव के दौरान भी